डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टडी करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो पहले सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू। दोस्तों, सिंपल टिश्यू का मीनिंग होता है ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसमें एक ही टाइप की सेल्स होती है, उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। और सभी विभेदित होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है, यानी जिनका कार्य फिक्स होता है। और अगर हम टाइप देखें तो तीन टाइप का होता है: मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेन कायमा। ओके, नाउ आपको एग्जाम में ये जैसे पेरेन कायमा है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं और क्या कार्य, ये पता होना चाहिए। ये आधारभूत उत्तक फंडामेंटल टिश्यू होता है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए प्लांट का फंडामेंटल टिश्यू कौन सा होता है, तो मृदु उत्तक होगा। यानी एक एक विशेषता एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये यूनिवर्सल टिश्यू सार्वत्रिक उत्तक होता है, सभी प्लांट में पाया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पादप उत्तक सार्वत्रिक उत्तक होता है? आंसर होगा पेरेन कायमा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, अंतरकोशिकीय स्थान बिल्कुल उपस्थित होता है। खाद्य पदार्थ का संग्रह भी होता है। क्लियर? और पेरेन कायमा का मुख्य कार्य यही होता है, खाद्य पदार्थ का संग्रहण करना, स्टोरेज ऑफ फूड। पेरेन कायमा समझ में आया आपको? ओके, एक तो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होगा और ये सारे इसके कैरेक्टर है और ये इसका कार्य है। उसके बाद बात करते हैं कोलेन कायमा। एक तो ये लिविंग, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैकेनिकल टिश्यू, जीवित यांत्रिक उत्तक है। पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। डायरेक्ट पूछा जाता है जीवित यांत्रिक उत्तक कौन होता है, तो कोलेन कायमा। मृत यांत्रिक उत्तक कौन होता है? स्क्लेन कायमा, जो अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो ये। फिर ये यूनिवर्सल टिश्यू बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि सभी प्लांट में नहीं पाया जाता। तो फिर किन में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल ओनली डाइकोट स्टेम, द्विबीजपत्री तने के हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस बोलो में ही पाया जाता है। इसका मतलब हुआ, याद होना चाहिए। होता क्या, वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अक्सर कॉलेज में बोलो वंस अपॉन ए टाइम, अब तो खैर मोबाइल का जमाना आ गया है। ओके, पहले लोग कॉलेज में जब भी सैटरडे संडे होता था, मूवी देखनी होती तो सीडी लाते थे और देखते थे, और देखने के बाद कहते हाँ यार सीडी सही थी। तो सीडी सही है तो सी का मतलब कोलेन कायमा, डी का मतलब डाइकोट, एस का मतलब स्टेम और एच का मतलब हाइपोडर्मिस। क्लियर? यानी आपसे मैं कह रहा हूं कि सीडी सही है, कोलेन कायमा जो है वो डाइकोट स्टेम के हाइपोडर्मिस में उपस्थित होता है और इसकी सेल्स में के कोनों पर पैक्टिन का जमाव होने के कारण ये यांत्रिक उत्तक, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। और जमाव पैक्टिन का होता है। अब स्क्लेन कायमा में लिग्निन का होगा, इसलिए वो डेड बन जाएगा। तो यांत्रिक सामर्थ्य जरूर प्रदान करता है, लेकिन ये उत्तक कैसा होता है? जीवित होता है। कार्य क्या होगा? यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, लेकिन केवल किसमें? डाइकोट प्लांट में, क्योंकि यूनिवर्सल तो ये होता ही नहीं है। उसके बाद दृढ़ोत्तक स्क्लेन कायमा, ये डेड मैकेनिकल टिश्यू, मृत यांत्रिक उत्तक होता है। लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए जीवित यांत्रिक उत्तक तो स्थूल कोण उत्तक, मृत यांत्रिक उत्तक तो आपका स्क्लेन कायमा, दृढ़ उत्तक। ये मुख्य यांत्रिक उत्तक है, ना जीवित बोले ना मृत बोले, मुख्य यांत्रिक बोले तब भी आपका कौन होगा? बोलो दृढ़ उत्तक होगा। इसकी सेल्स में लिग्निन का जमाव होता है, इसलिए डेड और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। उसकी सेल्स के कोनों पर किसका होता है? पैक्टिन का जमाव होता है, इसलिए वो जीवित होता है लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसकी सेल्स में किसका होता है? लिग्निन का, और लिग्निन का जमाव होने पर सेल कैसी हो जाती है? डेड, और यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला मुख्यतः कौन उत्तक होता है? बोलो स्क्लेन कायमा होता है। तो दोस्तों, ये हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बोलो पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, स्क्लेन कायमा की क्या विशेषता और वो बातें, वो पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? वह स्थायी उत्तक जिसमें
एक से अधिक प्रकार की सेल्स उपस्थित होती है। ओके, जाइलम और फ्लोएम दो इसके टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। जाइलम को दारू और फ्लोएम को पॉस हिंदी में कहते हैं, लेकिन आज के टाइम में यही पॉपुलर नाम है, हिंदी में भी जाइलम और इंग्लिश में फ्लोएम बोलो, ठीक है, हिंदी में भी इन्हीं नामों से जाना जाता है। सबसे पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये जल सेवन उत्तक यानी वाटर कंडक्टन टिश्यू, कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का सेवन करने वाला उत्तक होता है। ये भोजन का सेवन, कंडक्शन ऑफ फूड करने वाला प्लांट टिश्यू होता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल का सेवन करने वाला पादप उत्तक होता है तो जाइलम, भोजन का सेवन करने वाला पादप उत्तक होता है तो फ्लोएम। ओके, उसके बाद इसमें 4 टाइप की सेल्स होती है, इसमें भी 4 टाइप की सेल्स होती है। इसमें एक होती है वाइनी का ट्रैकिड्स, वाइनी वेसल्स, जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर और जाइलम मर्दूतक यानी जाइलम पेरेन्काइमा। ये तीनों डेड होती है और ये एक जीवित होती है। तो अगेन क्वेश्चन आता है जाइलम में कौन सी सेल डेड नहीं होती है यानी कौन सी जीवित होती है, तो जाइलम मर्दूतक जीवित होता है, बाकी ट्रैकिड, वेसल्स, फाइबर तीनों क्या होते हैं, डेड होते हैं। क्लियर, यानी जाइलम मुख्यतः क्या होता है, डेड होता है। वाटर का कंडक्शन हमेशा डेड से ही अच्छे से होता है, बिना रेजिस्टेंस के। उसके बाद इसमें भी 4 टाइप की सेल्स होती है। एक होती है सीव सेल, चालनी कोशिका, ठीक है, एक सह कोशिका कंपोनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा मर्दूतक और फ्लोएम तंतु। इसमें ये तीनों क्या होती है, जीवित होती है, ठीक है, लेकिन ये एक अकेली मृत होती है। तो अगेन इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लोएम मुख्यतः कैसा होता है, तो जीवित होता है। फ्लोएम में कौन सी सेल होती है जो रेड होती है, तो फ्लोएम फाइबर होती है। क्लियर, ओके। उसके बाद और देखें तो अगर डिफरेंस नंबर 3 कि इसमें जाइलम में ट्रैकिड्स, वाइनी का सबसे प्रिमिटिव एलिमेंट होता है, सबसे आदिम तत्व होता है, आदिम कोशिका होती है, और वेसल्स जो होती है वो सबसे एडवांस होती है, जबकि इसके अंदर चालनी कोशिका सीव सेल प्रिमिटिव होती है, कंपोनियन सेल एडवांस होती है। इसी से रिलेटेड 4th पॉइंट कि जाइलम अगर एडवांस है तो जाइलम एक तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में केवल एडवांस जिम्नोस्पर्म इफेड्रा, नीटम और वेलविशिया में ही होती है, जबकि कंपोनियन सेल इतनी एडवांस होती है कि केवल एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है, किसी भी जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट किसी में नहीं पाई जाती है। क्लियर, ओके। और जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू है और आपको पता होना चाहिए वैस्कुलर टिश्यू का उद्भव ही टेरिडोफाइटा से हुआ है। ओके, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जल सेवन तत्व, अगर आपको वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट पूछे तो उसको हाइड्रोम कहते हैं, और जिसमें हम ट्रैकिड्स और वेसल को सम्मिलित करते हैं। ओके, और यहाँ पर भोजन सेवन तत्व लेप्टोम कहते हैं, और लेप्टोम में हम चालनी नलिका, चालनी कोशिका और बोलो सह कोशिका को सम्मिलित करते हैं। यानी बोलो चालनी नलिका, चालनी कोशिका का क्या फंडा है, तो आपको पता होना चाहिए कि चालनी कोशिका सीव सेल प्लस चालनी पट बोलो सीव प्लेट को दोनों को सम्मिलित रूप से सीव ट्यूब कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो आपकी चालनी कोशिका ये तो आदिम है, ये जिम्नो में भी होती है और एंजियो में भी होती है, ठीक है। तो जो जिम्नो में होती है वो तो खाली सीव सेल होती है, जबकि एंजियो में जो होती है वो सीव ट्यूब होती है, और सीव ट्यूब यानी बोलो चालनी सीव प्लेट, मैंने कहा सीव प्लेट युक्त जो आपकी सीव सेल होती है उसको हम सीव ट्यूब कहते हैं। आई होप आपको हाइड्रोम, लेप्टोम सारे फंडे समझ में आए होंगे। दोस्तों, जल सेवन उत्तक पूछे तो जाइलम होगा, जल सेवन तत्व पूछे तो हाइड्रोम यानी जाइलम, और आपका केवल जाइलम के अंदर आपकी ट्रैकिड्स और वेसल्स होगी, क्योंकि जो जाइलम होता है उसके अंदर ये चारों सेल जरूर होती है, लेकिन ये सामर्थ्य और ये खाद्य पदार्थ का संग्रहण, ये खाद्य पदार्थ का संग्रहण और ये सामर्थ्य इसका कार्य करते हैं। यानी मेन आपको पूछे
जल सेवन एलिमेंट, तो इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स, और इसमें फूड कंडक्टिंग एलिमेंट, तो आपका सीव सेल और कंपोनेंट सेल। क्लियर? आई होप आपको पूरा स्मार्ट तरीके से सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू याद हो गया होगा। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। क्लियर? कैसा लगा लेक्चर बताइए, ओके कमेंट्स करके। और आप सब में कोई इसी तरह से बायोलॉजी को पढ़ते रहे, मस्त रहे, बेस्ट ऑफ लक।